हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर को जहां हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं और देखेंगे कि कंडक्टर के ऊपर जो कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है उस पर टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट होता है। गाइज, आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हमारे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जहां टेम्परेचर आ जाता है वहां इफिशिएंसी सिस्टम की डाउन हो जाती है। आप देखो कि पावर प्लांट वगैरह में गर्मियों के टाइम पे इतना मेंटेनेंस होता है, आपके घर में भी बिजली बहुत ज़्यादा गुल होती होगी गर्मियों के मौसम में, क्योंकि सिस्टम पे टेम्परेचर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी इफिशिएंसी डाउन हो जाती है। और टेम्परेचर का दुश्मन तो हमारा शरीर भी है, मतलब हमारा शरीर भी टेम्परेचर एक तरीके का दुश्मन ही है। क्योंकि अगर हमारे दिमाग का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है, हमारी इफिशिएंसी डाउन हो जाती है। इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में इसको बहुत ठंडा रखना है, इसका टेम्परेचर कम से कम रखना है ना। ऐसा मत कर देना सो गए, है ना, इतना भी अपने को मेंटेन नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अपार्ट फ्रॉम दी जोक आते हैं पॉइंट पे कि टेम्परेचर का इम्पैक्ट किस तरीके से होता है। देखिए, क्या एक पता चला जब आरएनडी हुई इस पूरी टेम्परेचर इफेक्ट की, तो हुआ कि मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर क्या हुआ कि सपोज करो कोई टेम्परेचर टी रहा होगा थोड़ी देर के लिए, कोई भी XYZ 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है। उस पर कोई रेजिस्टेंस रहा होगा R1, ठीक है, कोई वैल्यू रही होगी। जब ये टेम्परेचर 110 सेंटीग्रेड हुआ, अभी मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यू ली है ना, 110 120 जो भी रहा होगा, तो यहां पर R2 जो रजिस्टर, ये जो R1 है, ये R1 है, इसकी वैल्यू बदल गई और ये बन गया अब R2, है ना। तो सेम कंडक्टर है, 10 डिग्री पे अलग रेजिस्टेंस दिखा रहा है और 110 डिग्री पे अलग रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं कंडक्टर की अगर बात करूं तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। और इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया, आरएनडी किया, उसके ऊपर फिर एक ग्राफ प्लॉट किया, फिर पूरा माइक्रो लेवल पे देखा, तो हमें पता चला कि एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूले को मैं इस एग्जांपल की टर्म में ही लिख देता हूं, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल टी, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं और ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी कई बार पूछा जाता है। तो ये जो R1 था, ये टेम्परेचर पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 10 ओम यहां पे इसका रेजिस्टेंस रहा होगा, तो ये है आपका R1 जो 10 ओम था। और फिर 110 पे कितना रेजिस्टेंस होगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये R1 की वैल्यू यहां पे रख देनी है 10, 1 प्लस अल्फा ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगेन क्या होगा, देखो क्या है कि भाई ये कंडक्टर किसी न किसी मटेरियल का बना होगा, किसी न किसी मटेरियल का बना होगा। तो इस मटेरियल का जिस मटेरियल से बना होगा, इसकी खुद की भी तो टेंडेंसी होगी कि गर्मियों में कैसा इंपैक्ट रहता है, ठंडियों में कैसा रहता है, किस टेम्परेचर पे कैसा होता है। सिल्वर क्या मतलब सिल्वर क्या इफेक्ट शो करेगा, गोल्ड क्या करेगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो कौन से एलिमेंट का कैसा नेचर रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसीलिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू है डिपेंड करेगा कौन से मटेरियल का ये कंडक्टर बना हुआ है। जैसे आप और आपका दोस्त दोनों की बॉडी अलग अलग है, किसी को 45 डिग्री में बहुत बिल्कुल घबराहट होकर गिर जाता होगा और कोई 45 डिग्री में खड़ा है ना, उसको कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब दोनों की बॉडी क्या है, सेम टेम्परेचर पर अलग अलग रिएक्ट कर रही है। इसका मतलब दोनों का जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट बना हुआ है। तो सिमिलरली यहां पर भी सेम कंडक्टर अगर ये अलग अलग मटेरियल का बना दिया जाए तो उसके हिसाब से टेम्परेचर पे अलग अलग वेरी करेंगे किस मटेरियल का बना हुआ है। अब ये कैसे पता चलेगा सर? ये स्टैंडर्ड एक टेबल होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट की, वहां से पता लगता है। अभी मैं टेबल भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहां पर देखो, तो ये पूरा ये जो डिफरेंस है उसके बाद क्या पाए हम लोग, टेम्परेचर डिफरेंस। तो डेल्टी क्या होता है? डेल्टी होता है हमारा, इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, तो T2 माइनस T1, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अब काम की बात, वन लाइनर कैसे आते हैं कि कंडक्टर अगर है, मतलब कि मेटल से सारे के सारे अगर कंडक्टर है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, है ना। अगर कंडक्टर नहीं है, उसकी जगह इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है या कार्बन या इलेक्ट्रोलाइट से, तो ये सारे के सारे क्या शो करेंगे कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है।
समझ गए। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट, ये सारे के सारे क्या है, नॉन लीनियर नेचर होता है। बाकी सेमीकंडक्टर वगैरह में, इंसुलेटर में डिटेल वर्जन में पढ़ोगे आप। अभी इतना ध्यान रखो कि ये सारे के सारे जो होते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, ये टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज के साथ अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, और इसको बोलेंगे निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब एक काम की बात, यहां तक तो बहुत सारे लोगों को पता होता है। एक कैटेगरी और होती है अलॉय की। किसकी होती है, अलॉय की एक कैटेगरी होती है। अब इस अलॉय में क्या होगा कि अगर कोई पूछे कि रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करोगे, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस के साथ में क्या होगा, है ना। टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस आप बोलोगे स्लाइटली इंक्रीज करेगा। क्या बोलोगे, स्लाइटली। सिर्फ इंक्रीज बोल दिया तो गलत हो जाएगा। क्या बोलोगे, स्लाइटली इंक्रीज्ड, स्लाइटली इंक्रीज। क्यों बता रहा हूं ऐसा, मैं अभी आपको एक तरीका बताता हूं, है ना। स्लाइटली इंक्रीज, है ना, ऑलमोस्ट ना के बराबर चेंज होगा, बट फिर भी थोड़ा सा वेरिएशन होगा, बिल्कुल थोड़ा सा वेरिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइटली इंक्रीज्ड। क्या बोलेंगे, स्लाइटली इंक्रीज्ड। इस अलॉय में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, उनको चाहिए था कॉन्स्टेंटन, है ना। इसकी स्टोरी सुनाता हूं। एक एडवर्ड, मुझे याद नहीं है साइंटिस्ट का नाम, तो उनको चाहिए था एक कॉन्स्टेंटन बना रहे थे, और उस कॉन्स्टेंटन बनाते बनाते उनको एक रजिस्टिव स्टैंडर्ड रजिस्टिव कॉइल की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, एक अलॉय बनाया जिसको बोलते हैं मैग्नीन। क्या बोलते हैं, एक मटेरियल बनाया, उससे रेजिस्टेंस बनाया, है ना, मैग्नीन, है ना। ध्यान रखना, बहुत काम आएगा इंस्ट्रूमेंट में भी आपको, मैग्नीन। तो कॉन्स्टेंटन अपने कॉन्स्टेंटन को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने एक मैग्नीन से क्या बनाई, रेजिस्टिव कॉइल बनाई। क्या बनाई, रेजिस्टिव कॉइल। मैग्नीन से बनती है रेजिस्टिव कॉइल। उसका यूज कहां होता है मैं आपको बताता हूं। अभी जो मैग्नीन था ना, ये क्या होता है, बहुत बहुत लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब आपको बताता हूं मैं आपको सिंपल, कि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, बहुत वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए लो टेम्परेचर को। हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि टेम्परेचर थोड़ा भी इंक्रीज करोगे तो उसका वैल्यू वेरी करेगा, ज्यादा वेरी करेगा। लो का मतलब है वेरी नहीं करेगा। तो मैग्नीन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट था वो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट था। और ये बना कैसे था, ये 3 धातुओं से मिलकर बना था। अलॉय मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा मेटल को जब कंबाइंड लगा देते तो वो अलॉय बन जाता है। तो अलॉय में, इसमें मैग्नीन में था कॉपर, मैग्नीस और निकल, है ना। ये था ऑलमोस्ट 84%, है ना, पॉइंट वाइज देख लेना, 12% और ये 3.7% कुछ था। इसके भी आगे पॉइंट वगैरह लगे, मैंने अप्रॉक्स लिखा है ना। तो मैग्नीन कैसे बना था, 3 धातुओं से बना था, कॉपर, मैग्नीज और निकल। इन तीनों परसेंटेज से लो टेम्परेचर कोफिशिएंट बना, और ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था, क्योंकि मैग्नीन से जो आपका रेजिस्टेंस की कॉइल बनी, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनी, उस कॉइल को कहां पे लगाते थे हम लोग, उस कॉइल को हम लगाते थे एमीटर के अंदर। करंट को जब अगर हमें मेजर करना है तो भाई एक्यूरेसी चाहिए ना, और वहां पता चले टेम्परेचर की वजह से कुछ चेंजेस हो गया, तो इस वजह से इंस्ट्रूमेंट में हमें चाहिए हाई एक्यूरेसी वाले, कि भाई टेम्परेचर से कम इफेक्ट हो उनको। तो इसी वजह से ये मैग्नीन से बना हुआ जो रजिस्टिव कॉइल है, इसको हम एमीटर वगैरह में बहुत यूज करते हैं। शंट, सीरीज शंट, ये सब जब पढ़ेंगे ना हम लोग इंस्ट्रूमेंट में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, तो वहां पे काम आएगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि अलॉय का आप अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बोलना स्लाइटली इंक्रीज्ड, है ना। ऑलमोस्ट, अगर कहीं ऑप्शन में ऐसा भी दिखे ऑलमोस्ट कांस्टेंट और स्लाइटली नहीं है, तो वो भी सही रहेगा, है ना। इन दोनों चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि ये 2 चीजें तो सबको पता होती, बाकी का ये जो नीचे अलॉय वाला सेक्शन होता है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ये सरफेस नॉलेज पूछा जाता है आपसे कई बार। मैग्नीन का देखो, एक क्वेश्चन और बना दिया मैं, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, कॉपर, निकल, इसका परसेंटेज क्या है, क्योंकि बहुत पॉपुलर है ना।
चलो एक टेबल बताता हूं मैं आपको, देखो ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो यहां पर देखो ये एलिमेंट है, सारे के सारे मेटल है, उसके बाद फिर अलॉय चालू है। तो देखो आप टेम्परेचर कोफिशिएंट पहले इसका ज्यादा फिर कम होते 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 अलॉय जैसे ही आया तो अलॉय का देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम बहुत कम बहुत कम, और ये देखो कांस्टेंट टन बहुत, उसके ऊपर मैग्नीन, तो कांस्टेंट टन बहुत कम, उस जस्ट ऊपर मैग्नीन, है ना। तो इस तरीके की टेबल है, सिर्फ आपको ध्यान रखना मैग्नीन कांस्टेंट टन, बाकी ऊपर निकल आयरन, है ना। बहुत वैल्यू रटना नहीं है, बस ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, कहीं ऑप्शन दिख जाए तो आपको ये टेबल थोड़ा सा ध्यान रहे कि ऊपर नीचे क्या था, है ना। 4 ऑप्शन में पिक कर लोगे, आराम से कर लोगे, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो मजा आया टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का ये फॉर्मूला ध्यान रखना कैसे क्या होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट्स, आर्क भी आता है इसमें। अभी मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो 1-2 और नाम आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर अलॉय के बारे में इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ओम्स लॉ इन फील्ड थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के हिसाब से ओम्स लॉ कैसा होता है वो देखते हैं, है ना। तो यहां पर ओम्स लॉ फील्ड थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि असल में जो नेटवर्क थ्योरी है वो तो क्या है, स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो ओम्स लॉ तो सबसे पहले फील्ड थ्योरी में डिफाइन हुआ होगा ना। हाँ, तो वहां से एक स्टेटमेंट देखिए, द करंट डेंसिटी in a conductor is proportional to the electric field intensity kept temperature is constant, ठीक है। तो करंट डेंसिटी को हम कैसे सिंबल करते हैं आपको बता देता हूं। करंट डेंसिटी J से सिंबल करते हैं, है ना, एम्पेयर पर मीटर, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर, मतलब ये फॉर्मूला ही लिख लो। चलो एक काम करो, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, है ना, तो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये होती है हमारी वोल्ट पर मीटर में डिफाइन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर में डिफाइन होती है। अब देखो यहां पर मैं चाहूं तो डायरेक्टली J इक्वल टू सिग्मा ई वगैरह कर दूं, बट आपको मैं थोड़ा सा अलग लेवल पे ले जाता हूं। देखो रेजिस्टेंस हमने क्या डिफाइन किया, रेजिस्टेंस डिफाइन किया वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, है ना, ये डिफाइन किया। अगर मैं यहां से ये रेजिस्टेंस को रो L बाई ये लिख दूं अगर, है ना, और ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट लिख दूं, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट लिख दूं, तो यहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं, जैसे कि तो यहां पर हमें पता है कि मैं इसको करंट को इस साइड में ले जाता हूं, है ना, और V के नीचे में ले आता हूं, लेंथ ले आता हूं, है ना, और एरिया को मैं इस साइड में ले जाता हूं, एरिया को मैं उधर ले गया, और रजिस्टिविटी को भी मैं इस नीचे ले जाता हूं। थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया हम लोगों ने, क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, है ना, करंट को इधर कर दिया और बाकी सबको इधर कर दिया। अब देखना यहां पर करंट इक्वल टू क्या होगा, करंट डिवाइडेड बाय एरिया को मैं इस साइड में लेके आ गया, है ना, एरिया को कहां लेके आ गया, नीचे की साइड में लेके आ गया, और यहां पर क्या रखा 1/ρ, वो V डिवाइडेड बाय L। अब देखना I बाई ए क्या हो जाएगा, I बाई ए, देखो करंट डेंसिटी क्या हुआ, I बाई ए तो क्या है हमारा करंट डेंसिटी, तो इसको J लिख दिया, 1/ρ को क्या लिख दिया, सिग्मा लिख दिया, है ना, कंडक्टिविटी, और वोल्ट पर मीटर लेंथ, है ना, मीटर है, मीटर मतलब लेंथ का है मीटर में होता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ई बोल देते हैं। और करंट डेंसिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से ये फॉर्मूला बन गया J इक्वल टू सिग्मा ई। ओरिजिनली ओम्स लॉ ये है, ओरिजिनली ओम्स लॉ क्या है, J इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि J इज प्रोपोर्शनल टू E, करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इन वेक्टर फॉर्म, ध्यान रखना ये, है ना। अगर इसका ग्राफ भी अगर हमसे कोई पूछे, ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं फटाफट। तो यहां से J इक्वल टू E, है ना, और ये हो गया हमारा लीनियर, क्योंकि काई पे ओम्स लॉ काई पे एप्लीकेबल है, लीनियर पे है, तो लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ क्या है, J इक्वल टू सिग्मा। ये स्टैंडर्ड डायरेक्टली पूछे जाते हैं, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो जो यहां पर लिखा है सबसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में ओम्स लॉ। इससे ज्यादा की जानकारी की जरूरत अभी नहीं है। एक नोट पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग नोट पॉइंट है, इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देता हूं फटाफट। देखिएगा, सपोज करो यहां पे 10 वोल्ट है और यहां पर भी 10 वोल्ट है,
और यहां पर 2 ओम रेजिस्टेंस है। सिमिलरली यहां पर भी 10 वोल्ट है और यहां पर भी 10 वोल्ट है, बट यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहां पर जो करंट फ्लो होगा I1 और यहां पर जो करंट फ्लो होगा उनकी वैल्यू मैं पूछता हूं अक्सर, है ना, हमारे लेक्चर्स में, गेट के लेक्चर में ये दे के आपसे पूछा जाता है कि भाई I1 बताइए, I2 बताइए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि I1 और I2 की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो कैसे देखूंगा, अगर मैं ऑप्शन दूं कि बताइए I1 क्या 0 है, या I1 क्या इनफाइनाइट है, या I1 क्या है, कांट से बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, या बोल सकते हैं I1 मैक्सिमम है, मैक्सिमम, है ना, किसी भी सर्किट में लगे उसका मैक्सिमम करंट है ना, मैक्सिमम करंट। ठीक है, I2 सिमिलरली क्या बोल सकता हूं मैं कि 0 है क्या, I2 क्या है, इनफाइनाइट है क्या, I2 क्या है, कांट से, है ना, कैसे बोल सकते हैं। तो आपको अब सपना तो नहीं आएगा कि सर करंट कैसे बताना है। अभी आपने पढ़ा ओम्स लॉ, तो आप इसके हिसाब से आपको एक फॉर्मूला पता है, करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आपको पता है ना रिलेशन। तो आपने सोचा कि सर हम तुक्का मारने की बजाय क्यों ना फॉर्मूले को देखते हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से R इक्वल टू V बाई आई हुआ, R इक्वल टू V बाई आई हुआ। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई करंट तो हमें निकालना है ना। तो हमने यहां से करंट अगर निकालना है तो 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना है, 10 माइनस 10 तो क्या हो गया 0, 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये कितना हो गया 0, है ना, 0 एम्पेयर। तो आपने छाती ठोक के बोल दिया कि सर यहां तो 0 एम्पेयर होगा, ये सही है, ये दोनों गलत है। बट सिमिलरली आप वही फॉर्मूला यहां पे लगाते हो कि करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो यहां पे 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं है सर 0, तो 0 बाई 0। अब तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया सर, 0 बाई 0 क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब है कि यहां तो 0 भी सही नहीं, इनफाइनाइट भी सही नहीं है, कांट से तो हम वैसे भी नहीं बोल सकते थे। तो इसका मतलब क्या सर, करंट फ्लो ही नहीं करेगा क्या, या ये हमारा फॉर्मूला गलत है, या हमारा ये जो फॉर्मूला है ये गलत है, या हम सही कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 बाई 0 ही हमें लिखना चाहिए। तो इसका आंसर है कि जो फॉर्मूला है इसके साथ में डिस्क्लेमर लगा था कि भाई ओम्स लॉ किसने दिया, है फॉर्मूला ओम्स ने दिया, और वो किस पे एप्लीकेबल होता है, लीनियरिटी पे। तो इसका मतलब है कि ये जो है आपका, ये जो सर्किट है ये नॉन लीनियर है। क्या है, ये नॉन लीनियर है, इसकी वजह से इसके ऊपर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब ये फॉर्मूले से आप ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली अगर देखें कोई सर्किट बना रहता है ना हमारा, इस तरीके से रेजिस्टेंस है, इस तरीके से है, और एक शॉर्ट सर्किट ब्रांच है, तो देखो शॉर्ट सर्किट ब्रांच में क्या हुआ, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ इक्वल वोल्टेज है, बट रेजिस्टेंस नहीं है, फिर भी करंट फ्लो तो करता है ना, और मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, मैक्सिमम करंट। जो भी सर्किट में कनेक्टेड होगा वहां से जो सबसे ज्यादा करंट हो सकता है वो वहां से फ्लो करेगा। ठीक है, डिपेंड ऑन द कि सर्किट क्या है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये तो हमारा लीनियर था, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस था, तो ये लीनियर था, इस वजह से हमारा फॉर्मूले से सही आंसर आया। बट फॉर्मूले से यहां सही आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि फॉर्मूला तो लीनियरिटी पे लगता है, हम तो नॉन लीनियर सर्किट पे फॉर्मूला लगा रहे थे। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट सर्किट ब्रांच पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, वहां पे करंट फ्लो करेगा। तो आपको नॉर्मली क्या ध्यान रखना, कंक्लूजन ये है कि दो इक्वल वोल्टेज है और बीच में अगर फंडामेंटल एलिमेंट है तो करंट 0 होगा, और अगर फंडामेंटल एलिमेंट नहीं है तो करंट 0 नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये कई बार आपको बहुत सर्किट सॉल्विंग में काम आएगा। चलो सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, है ना। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट पे क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल नहीं का मतलब क्या है, देखिएगा कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में होता क्या है कि कोई भी ओपन सर्किट है तो वहां पे क्या है, ओपन सर्किट में आपका करंट क्या होता है, 0 होता है, सिर्फ वोल्टेज रहता है ना। तो इसका मतलब अब देखिए यहां पे देखिए कि ओपन सर्किट के अगर देखें हम लोग तो यहां पे करंट आपका 0 होगा, वोल्टेज V रहेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V बाई आई। तो इसका मतलब V बाई आई का मतलब है कि V डिवाइडेड बाई 0 समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो देखो किसी भी ओपन सर्किट का अगर आपसे कोई पूछे कि ये ओपन सर्किट है, ओपन टर्मिनल, इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, इसका रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक चीज और ध्यान रखना, ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो ओपन, दो टर्मिनल ओपन है, तो उसका रेजिस्टेंस अगर कोई बोले फाइंड करना है तो क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। तो इसका जो देखो ये कर्व ऐसा बनेगा, सिर्फ वोल्टेज पे बनेगा, करंट तो 0 है, सिर्फ वोल्टेज पे बनेगा। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। अब आप बोलो सर पासिंग थ्रू ओरिजिन है, नहीं, ये
आपका वोल्टेज के साथ में करंट चेंज नहीं हो रहा है ना, मतलब वो आपका क्या होना चाहिए, इस किसी एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं तो ये भी बोल दो सर स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन भी हो रहा है, तो ये क्या लीनियर, नहीं नहीं, लीनियरिटी के साथ में कि जैसा जैसा हमारा एक्स एक्सिस पे चेंज हो तो वाई एक्सिस पे भी चेंज होना चाहिए। तो जो हमारी पुरानी डेफिनेशन है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो एक अमेंडमेंट आया है। अब एक करेक्शन आपको क्या ध्यान में रखना है कि वो तो रहे बट एक क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, फर्स्ट या थर्ड या इन दोनों में भी रहे। अभी आगे मैं लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट सब पढ़ाऊंगा, तो वहां पे और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नॉन लीनियर है। इस वजह से ओपन सर्किट पे क्या होगा, आपका ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं रहता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो अब आप बोलोगे सर फॉर्मूले से तो यही लेके आए, और फॉर्मूले से आप ध्यान रखो ये सब के सब सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल है, ये फॉर्मूले से नहीं है। ओपन सर्किट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, क्योंकि करंट नहीं जा रहा, तो प्रैक्टिकली हम ये मान के कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं वहां पे, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज वहां फिजिकली कुछ भी कनेक्टेड नहीं है ना, सिर्फ समझाने के लिए आपको। चलो अब यहां पर क्या है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में अगर देखें, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो करता है, बट इसके टर्मिनल के क्रॉस क्या होता है, वोल्टेज जीरो रहता है ना, तो ये करंट फ्लो करेगा, ये भी क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो ये भी नॉन लीनियर नेचर है, नॉन लीनियर नेचर है। तो देखो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो यहां पर करंट आपका I इक्वल टू आई रहेगा, वोल्टेज आपका रहेगा जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा, तो यहां पे जीरो डिवाइडेड बाय आई जीरो, तो ये कितना हो गया, 0 ओम। तो शॉर्ट सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो रहता है 0 ओम, है ना, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या है, शॉर्ट सर्किट का 0 ओम है, ठीक है, 0 ओम है। तो अभी के लिए सिंपल यही ध्यान रखना है आपको, सिंपल अभी के लिए यही ध्यान रखना है कि ओपन सर्किट हमारा और शॉर्ट सर्किट दोनों के दोनों नॉन लीनियर होते हैं, ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है ना, वन लाइनर में ध्यान रखना है। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता है ना। बाकी और बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सर ये क्यों आ रहा है, यही क्यों हो रहा है, उसके लिए थोड़ा डिटेल चाहिए, डिटेल में बात करनी होती है, बट इस कोर्स का इंटेंशन वो नहीं कि डेप्थ में जाने का, अभी आपको सरफेस लेवल पे मैंने बता दिया है कि ये चीज़ों का ध्यान में रखना है। अदरवाइज हर एक चीज़ के बहुत डिटेल में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, वो गेट में ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में पढ़ा दिया हूँ, है ना। किसी को इंटरेस्ट हो तो बिल्कुल गेट का कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से, बट इस कोर्स का मकसद डिटेल में जाना नहीं है। जो सरफेस के ऊपर जो चीज़ हो सकती है, जहाँ जरूरी होगा डिटेल, वहीं हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, इज एप्लीकेबल ओनली टू दी लीनियर, है ना, ध्यान रखना, लीनियर एलिमेंट होना चाहिए और टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये दो चीज हमेशा ध्यान में रखना जब भी ओम्स लॉ का लिमिटेशन पूछे तो, है ना, कि भाई यहां पे लीनियर के साथ में ही लगेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ही लगेगा, ठीक है। तो बस पूरा का पूरा सेशन हमारा मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ शुरुआत से, है ना, पिछले दोनों लेक्चर को कंबाइन कर देते हैं फटाफट। हमने सोर्स लोड देखा, फिर ओम्स लॉ देखा बहुत अच्छे से, उसमें फिर रेजिस्टेंस देखा, लीनियरिटी देखी, फिर हमने देखा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सारा चीज़ देखा, ठीक है। उसके बाद हमने रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की टेबल देखी, उसके बाद हमने देखा टेम्परेचर इफेक्ट, है ना, अलॉय के बारे में पढ़ा हमने थोड़ा सा। उसके बाद हमने देखा कि फील्ड थ्योरी में ओम्स लॉ J इक्वल टू सिग्मा ई होता है, ये एक नोट पॉइंट था, ध्यान रखना, है ना, समझाने के लिए। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट वाला एक नोट पॉइंट था और लिमिटेशन थी। तो एट दिस नोट आपका रेजिस्टेंस वाला या रेजिस्टेंस से रिलेटेड सारा का सारा चीजें कवर हो गया है। अब इसमें पावर और एनर्जी रहता है, रेजिस्टेंस में पावर और एनर्जी कैसे करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में जो पावर और एनर्जी होता है वो हम किस तरीके से लिखते हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप देख लो, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर रेजिस्टेंस की टर्म में आप लिख सकते हो, या फिर वी स्क्वायर बाय आर पावर लिख सकते हो, है ना, ये रेजिस्टेंस की टर्म में लिख सकते हो। एनर्जी लिखना हो तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एनर्जी लिखना हो तो पावर इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एनर्जी आ जाएगी, जैसे कि आई स्क्वायर आर इंटू टाइम टी, तो ये हो गया आपका एनर्जी, पावर और एनर्जी, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के थ्रू बहुत चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा। अब इन्हीं के ऊपर 20-25 क्वेश्चन हम देखेंगे अलग अलग एग्जाम में आए हुए या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकता है, क्योंकि इस कोर्स का मकसद क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है बजाय की थ्योरी। बट थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार चीजों को रटना नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्डिंग करेंगे, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन करना, तो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना आपको कि हाँ जो थ्योरी सीखा उसी से जो क्वेश्चन बन रहा है और मैं कर सकता हूं, बस उन्हीं चीजों का ध्यान में रखना है आपको। और बिलीव मी गाइस, आप इस कोर्स में जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उन्हीं को 3-4 बार करके चले जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं बहुत R&D करके आपको ये कोर्स डिजाइन कर रहा हूं,
ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।